चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन में 7 से 8 अगस्त की 9वें संस्करण का आयोजन होने जा रहा है। भारत में मेडिकल डिवाइस सेक्टर कैसे काम कर रहा है, इस सब पर हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी ने केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के फार्मा सचिव मनोज जोशी से खास बातचीत की है। आइए सुनते हैं। हमारे साथ यूनियन फार्मा सेक्रेटरी मिस्टर मनोज जोशी हैं। भारत इंडिया मेडिकल डिवाइसेस समिट 2026 ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। मेडिकल डिवाइसेस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काफ़ी इम्पोर्टेंट समिट साबित होने जा रहा है। क्या टारगेट्स हैं, किस तरह के थीम्स होंगे, इस तमाम मसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ फार्मा सेक्रेटरी हैं। ईटी नाउ स्वदेश को वक्त देने के लिए आपका शुक्रिया सर। 7 और 8 अगस्त को जो समिट है मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर के ऊपर, उम्मीद ये की जा रही है कि जिस तरीके से फिनिश प्रोडक्ट्स के मामले में हम एक वर्ल्ड लीडर के तौर पे हैं, इंडियन इंडस्ट्री जो है मेडिकल डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग के मोर्चे पर भी आत्मनिर्भरता हासिल की जाएगी। इस दिशा में ये समिट काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। तो क्या क्या इम्पोर्टेंट डेलिब्रेशंस होंगे, इस समिट का थीम क्या होगा और क्या ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है? इस समिट में इंडियन इंडस्ट्री, फॉरेन इंडस्ट्री, रेगुलेटर्स, गवर्नमेंट, लैब्स, सभी स्टेक होल्डर्स, कंपोनेंट मेकर्स, सभी स्टेक होल्डर्स पार्टिसिपेट करेंगे। रेगुलेटरी सिस्टम, हमारे लैब्स, हमारे कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स, सप्लाई चेन सिस्टम्स, इन सभी पर डिस्कशन होगा ताकि भारत में जितना ज़्यादा वैल्यू एडिशन हो सके, जितना ज़्यादा हम मेडिकल डिवाइसेस बना सके भारत के लिए भी और ग्लोबल मार्केट के लिए भी, इन सभी पे हम लोग चर्चा करेंगे। अब मैं समिट के जो इम्पोर्टेंट डेलिब्रेशंस हैं, जो सब्जेक्ट डिसाइड किए गए उसको देख रहा था। उसमें टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, क्वालिटी इंश्योर करने के ऊपर काफ़ी फोकस है। तो उस दिशा में क्या कदम उठाए जाएंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ स्टेप्स पहले लिए भी हैं, तो ओवरऑल क्या ऑब्जेक्टिव रहने वाला है इस डेलिब्रेशन? मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर का रेगुलेशन भारत में नया है। 10 साल पहले तक मेडिकल डिवाइसेस बहुत थोड़ी सी थी जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में रेगुलेट होती थी। तो ये कि पिछले कुछ सालों से ही रेगुलेशन शुरू हुआ है भारत में। हमारे रेगुलेटर्स के पास भी जितना स्टाफ है वो फार्मेसी वाले लोग हैं। इतना टेक्निकल कॉम्पिटेंस भी थोड़ी कम है, तो वो लोग रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। कुछ काफ़ी कर भी लिया है, आगे भी रिक्रूटमेंट करेंगे जो मेडिकल डिवाइसेस की इंजीनियरिंग साइड के लोग हैं, ताकि ड्रग रेगुलेटर्स की कैपेसिटी बढ़े और उनके सिस्टम्स डेवलप हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से ड्रग्स का मेडिकल डिवाइसेस का रेगुलेशन कर सके, प्रोडक्ट टेस्टिंग कर सके। इसके लिए हमें ज़्यादा लैब्स की भी ज़रूरत है, डोमेस्टिक मार्केट के लिए भी और एक्सपोर्ट्स के लिए भी। तो एक्सपोर्ट्स के लिए उन लैब्स की ज़रूरत है जो फॉरेन मार्केट्स के रेगुलेटर्स से रिकॉग्नाइज्ड हैं, और डोमेस्टिक मार्केट में जो NABL एक्रेडिटेशन वाली लैब्स हैं उनकी ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि सभी प्रोडक्ट्स लैब में टेस्टिंग होके और उस पर रेगुलेटर रिलाई कर सकें। ओके, तो कुछ रेगुलेटरी रिफॉर्म्स भी हम देख सकते हैं इस मोर्चे पर? रेगुलेटरी रिफॉर्म मतलब हमें एक्ट और रूल्स की साइड में इतना नहीं है जितना स्टाफिंग की साइड में ज़रूरत है, और डिटेल्ड SOP या प्रोसीजर्स जो होते हैं प्रोडक्ट टेस्टिंग के, उसमें हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इस वक्त जो इंडिया का मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री है वो करीब करीब $15 बिलियन के आसपास है, ये गवर्नमेंट का एस्टिमेट है। तो हमारा अंडरलाइन टारगेट क्या है नेक्स्ट 5 years डाउन द लाइन? क्योंकि जो ग्लोबल शेयर है उसमें इंडिया की हिस्सेदारी अभी उतनी ज़्यादा नहीं है, तो उसके लिए क्या टारगेट डिसाइड किया आपने? हमारा उद्देश्य ये है कि कुछ प्रोडक्ट्स में भारतीय कंपनियां अपनी प्रेजेंस भारत में और विदेश में बढ़ाएं, हमारे एक्सपोर्ट बढ़े, और उन प्रोडक्ट सेगमेंट्स पे भारतीय कंपनीज की मार्केट साइज बढ़े, मार्केट पेनिट्रेशन बढ़े और प्रोडक्ट डेवलपमेंट और क्वालिटी इंप्रूव हो। सभी मेडिकल डिवाइसेस भारत में बना सकना संभव नहीं है। दुनिया का मार्केट करीब $600 बिलियन का है, भारत का करीब $15 बिलियन का है। भारत का बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। जैसे हमारा हॉस्पिटल सेक्टर बढ़ रहा है, हमारा मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर भी बढ़ रहा है, पर इतनी वैरायटी है मेडिकल डिवाइस सेक्टर में कि
सभी डिवाइसेस एक ही देश में बन पाना संभव नहीं होता है। इसलिए हमारी इंडस्ट्री और सरकार का भी एफर्ट यह है कि जिन प्रोडक्ट्स में हमारी कंपनीज की स्ट्रेंथ है, उन प्रोडक्ट्स में हम सिर्फ भारत के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए बनाएं और पूरे ग्लोबल मार्केट, खासतौर पे जो यूरोप, यूएस वगैरह रेगुलेटेड मार्केट है, उसमें हमारी ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंस हो। इम्पोर्ट्स तो हमेशा होंगे मेडिकल डिवाइसेस के, पर्टिकुलरली हाई एंड इक्विपमेंट जिनके नंबर्स बहुत कम होते हैं, जैसे एमआरआईज हैं। अब कई तरह के एमआरआईज होते हैं, उनमें जैसे जैसे आप स्पेक्स बढ़ाते जाएंगे उनका नंबर कम होता जाता है। अब वो दुनिया में कुछ ही जगह बन सकते हैं, हर जगह नहीं बन सकते। ऐसे ही जो भी हाई एंड इक्विपमेंट्स है, लाइनैक इक्विपमेंट्स है, हाई एंड अल्ट्रासाउंड है, जो स्पेस मेकर्स हैं, कंटिन्यूस प्रोडक्शन मॉनिटरिंग वाली ग्लूकोज मशीन्स हैं, इनके ग्लोबली इनके नंबर्स कम हैं। तो इनमें आप चाहेंगे कुछ में भारत में प्रोडक्शन शुरू हो, और जो स्लाइटली थोड़ा लोअर एंड के स्पेक्स वाली मशीन्स हैं उनमें भारत में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है पिछले 6-7 साल में। हम चाहते हैं उसमें वैल्यू चेन में ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स शामिल हों, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स हो, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन बढ़े उसमें। कंज्यूमेबल डिस्पोजेबल्स जो इंडस्ट्री है उसमें भारत में बहुत कंपनियां हैं, बहुत लोकल कंपनियां भी हैं, कई फॉरेन कंपनीज भी यहाँ प्रोडक्शन करती हैं। उसमें हमारा एफर्ट रहेगा कि क्वालिटी इम्प्रूवमेंट हो और ग्लोबल मार्केट में हमारा पेनिट्रेशन बढ़े। आईवीडी इंडस्ट्री जो है डायग्नोस्टिक साइड में, आरटीपीसीआर और उनके रिएजेंट्स वगैरह की, ये अभी पूरा इंपोर्ट होता है। हम चाहते हैं कि कुछ इंडस्ट्री का प्रोडक्शन यहाँ भी शुरू हो, कुछ मशीनों का, ताकि और धीरे धीरे वैल्यू चेन उसमें आगे बढ़े, कंपोनेंट मेकर्स भी आए, रिएजेंट मेकर्स भी आए। पॉलिसी फ्रंट पे सर मैं देखूँ तो कई एफर्ट्स लिए गए हैं डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए, जिसमें आपने पीएलआई स्कीम की घोषणा की। 2 क्वेश्चन है इसमें कि करंट अपडेट क्या है अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, और दूसरा क्या इस पीएलआई स्कीम को और एक्सपेंड किया जाएगा, क्योंकि अगर डिमांड बढ़ेगी तो जाहिर तौर पे प्लेयर्स आएंगे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने के लिए, तो क्या इसको और एक्सपेंड किया जाएगा? मेन ड्राइवर जो हमारी इन्वेस्टमेंट का है वो तो डोमेस्टिक मार्केट साइज है। नया जो इन्वेस्टमेंट आता है, जैसे मार्केट ग्रो कर रहा है, कुछ कुछ लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसमें पीएलआई स्कीम एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। तो पिछले 6-7 साल में काफ़ी इन्वेस्टमेंट आया है पीएलआई स्कीम आने के बाद में। ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में आए हैं, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने भी पीएलआई का फ़ायदा लिया है, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू हुई है। तो अब हमें लगता है कि 6-7 साल हो गए हैं उस बात को, एक और पुश की ज़रूरत है, ताकि और ग्लोबल कंपनीज की जो नए एरियाज़ में आए, पुरानी जो आ गई है उसमें वैल्यू एडिशन बढ़े, कंपोनेंट मेकर्स आए, और जो इंडियन कंपनीज ग्लोबल मार्केट में एक्सपोर्ट्स कर रही है, इम्प्लांट्स, कंज्यूमेबल्स, उनकी साइज़ बढ़े और उनका नंबर बढ़े। तो ये प्रस्ताव डिपार्टमेंट की तरफ से प्रिपेयर किया जाएगा? हाँ। ओके, तो उसकी शुरुआत होगी या हो गई है सर? नहीं, अभी जो पीएलआई स्कीम है, हमारा उद्देश्य है कि उसी में हम अगर और एप्लीकेशंस इनवाइट कर सके और इन्वेस्टमेंट ला सके, तो वो एफर्ट रहेगा हमारा। ओके, वेस्ट एशिया क्राइसिस के कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा है जिसने कई सेक्टर्स को प्रभावित किया, जिसमें फार्मा सेक्टर भी, अगर अब हम एक्सपोर्ट की बात करें या रॉ मटेरियल्स की बात करें, क्योंकि सप्लाई साइड डिसरप्शंस हमें देखने को मिला। तो अभी की स्थिति क्या है अगर हम सप्लाई की बात करें या एक्सपोर्ट ग्रोथ की बात करें? फार्मा इंडस्ट्री में वेस्ट एशिया में कुछ तो लॉजिस्टिक्स इशू हो गए थे मार्केट में पहुंचने के, तो वो तो ज़्यादातर एड्रेस हो चुके हैं। सॉल्वेंट्स काफ़ी यूज़ होते हैं फार्मा इंडस्ट्री में। उनकी शुरू में अवेलेबिलिटी में इश्यूज आए थे, पर अब अवेलेबिलिटी इश्यूज नहीं है, प्राइसेस बढ़ गई हैं। जैसे क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ी हैं, ऐसे सॉल्वेंट्स की प्राइसेस बढ़ी हैं। वो इंडस्ट्री ने एब्जॉर्ब कर लिया है, सॉल्वेंट प्राइसेस इंक्रीज। अमोनिया, डिफरेंट तरह के सॉल्वेंट्स, अब उनके अवेलेबिलिटी में कोई इशू नहीं है। एपीआईज जहाँ कोई वेस्ट एशिया से आते नहीं हैं ज़्यादातर, या तो इंडिया में ही बनते हैं या फिर थोड़ा चाइना से आते हैं। उनकी अवेलेबिलिटी में कोई, मतलब वेस्ट एशियन क्राइसिस से कोई रिलेशन नहीं है, उनकी अवेलेबिलिटी में थोड़े बहुत इश्यूज आते रहते हैं, तो वो हम लोग एड्रेस कर रहे हैं। पर
या बल्क ड्रग्स में हमारा एफर्ट ये है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा एपीआई और उनके प्रीकर्सर्स, उनके इंटरमीडिएट्स की स्टार्टिंग मटेरियल भारत में बन सके। तो ये प्रयास बल्क ड्रग की पीएलआई में भी किया गया था और ये प्रयास अभी भी जारी है। उस सप्लाई डिसरप्शन की वजह से कीमतों पर जो असर हुआ है, तो क्या इस तरह का कोई प्रस्ताव आपके विचाराधीन है डिपार्टमेंट के, जिसमें कि कंपनीज को इस बात की इजाज़त मिले कि वो जो एसेंशियल ड्रग्स है उसकी कीमतें भी कुछ बढ़ाए? हमारा जो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है उसमें कंपनियां 10% प्राइस जो एसेंशियल लिस्ट से बाहर है उनमें 10% प्राइस हर साल बढ़ा सकती वो इन्फ्लेशन लिंक्ड है? नहीं, 10% बढ़ा सकती है हर साल वो प्राइसेस। तो वो तो कंपनियां बढ़ा रही है, तो कुछ कॉस्ट इंक्रीज तो वो उसमें एब्जॉर्ब कर पा रही है। ओके। क्योंकि मेनली पैकेजिंग कॉस्ट थोड़ी बढ़ी है, कुछ सॉल्वेंट्स की कॉस्ट बढ़ी है। एपीआई कॉस्ट जैसे मैंने कहा उसका वेस्ट एशिया क्राइसिस से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, वो किसी प्रोडक्ट में बढ़ रही है, किसी में घट रही है। तो जो सॉल्वेंट कॉस्ट और पैकेजिंग कॉस्ट है ज़्यादातर कंपनियों ने एब्जॉर्ब कर ली है। किसी किसी प्रोडक्ट में एपीआई की प्राइसेस बढ़ी है, पहले भी बढ़ती रही है। तो जहाँ कंपनियां डेटा प्रोवाइड कर रही है एनपीपीए को, एनपीपीए उनको एग्जामिन कर रहा है, जहाँ अप्रोप्रिएट होगा प्राइस इंक्रीज हम लोग देंगे। तो मेन क्राइटेरिया प्राइस इंक्रीज में हमारा यह है कि अवेलेबिलिटी कैसी है। ओके। क्योंकि प्राइसेस तो बढ़ती घटती रहती है। तो ये सर आप एसेंशियल ड्रग्स की बात कर रहे हैं या नॉन एसेंशियल? दोनों की। अगर किसी प्रोडक्ट का एपीआई प्राइस 50% बढ़ गई है तो देयर तो केस है कि भाई उनको प्राइस इंक्रीज दिया जाए। पर अगर 10 मैन्युफैक्चरर्स मार्केट में है और अवेलेबिलिटी में बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा है तो प्रोबेबली कंपनीज ने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो उस केस में हम लोग शायद प्राइस इंक्रीज की तरफ थोड़ा कम देखेंगे। अगर अवेलेबिलिटी अफेक्ट हो रही है तो हम तुरंत एक्शन लेंगे, ताकि अवेलेबिलिटी क्योंकि पब्लिक हेल्थ के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग वो एक तो पहला क्राइटेरिया। दूसरा, अगर एपीआई प्राइसेस सब्सटेंशियली किसी प्रोडक्ट में इंक्रीज हो गई है तो उसको भी हम देख। तो वो किस प्रोपोर्शन में बढ़ेगा सर, अगर बढ़ना है तो? नहीं, वो तो कंपनी की जब प्रपोजल देगी और उसकी कॉस्टिंग एमपीपीए देखेगा। किसी भी ड्रग के कॉस्टिंग में एपीआई की कॉस्ट करीब 30-35% होती है। ओके। 50% कॉस्ट तो मार्केटिंग कॉस्ट, रिटेलर्स, होलसेलर्स मार्जिन, प्रॉफिट, पैकेजिंग कॉस्ट, ये सब आ जाती है। तो रॉ मटेरियल कॉस्ट जो होती है एपीआई की वो 30 से 35% होती है। तो अगर जैसे उसके हिसाब से हम लोग प्राइस इंक्रीज अलाउ करेंगे। तो जिस प्रोपोर्शन में कीमतें बढ़ी होंगी उस प्रोपोर्शन में आप बढ़ाएंगे अगर प्रस्ताव पे चर्चा होती है? उसकी जो मेथोडोलॉजी है उसको उसके हिसाब से। ओके। आखिरी क्वेश्चन सर, जेनेरिक ड्रग्स को लेकर जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन का डिसीजन आया है, जो अनाउंसमेंट हुआ है, जिसमें वो 100% और 200% आफ्टर सम टाइम वो टैरिफ बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है इंडियन कंपनीज के ऊपर, और क्या इंडियन कंपनीज ने, इंडस्ट्री ने डिपार्टमेंट को अप्रोच किया है इस मसले में पूरी क्लैरिटी के लिए, या फिर आगे की रणनीति क्या होगी? हम लोग यूएस अथॉरिटीज से टेकअप किया है हमने कि 100% ड्यूटी इंक्रीज का जो प्रपोजल है, 200% ड्यूटी इंक्रीज का प्रपोजल है, यूएस अथॉरिटीज का भी डिसीजन है कि 1 या 2 साल बाद वो पूरा इस पर डिसीजन लेंगे। इंडियन इंडस्ट्री ऑलरेडी काफ़ी यूएस मार्केट में है। उनके करीब 40 फॉर्मुलेशन प्लांट्स इंडियन कंपनीज के यूएस मार्केट में हैं। इंडिया में करीब 750 प्लांट हैं जो यूएस एफडीए अप्रूव्ड हैं। तो ये एक यूएस मार्केट, यूएस अथॉरिटीज़ और इंडियन कंपनीज के बीच में लगातार डायलॉग चलता रहता है और इंडियन कंपनीज अपनी प्रेजेंस थोड़ा बढ़ाती रहती है वहाँ पे फॉर्मुलेशन इंडस्ट्री में। फॉर्मुलेशन इंडस्ट्री में जो मार्जिन्स हैं और जो यूएस और इंडिया के कॉस्ट डिफरेंसेस हैं उसमें 100% ड्यूटी शायद एब्जॉर्ब कर पाना किसी के लिए भी संभव नहीं होगा। तो इंडियन इंडस्ट्री को अप्रोप्रिएटली डिसीजंस लेने पड़ेंगे, पर हमें पूर्ण विश्वास है कि अगले 1-2 साल में इशू में प्रॉपर रेजोल्यूशन हम ढूंढ सकेंगे।
तो इट्स द होल इशू इज अंडर डिस्कशन, चर्चा चल रही है। हाँ जी। और इंडस्ट्री ने सर अप्रोच किया डिपार्टमेंट को इस मसले पर? नहीं, इस चर्चा में इंडस्ट्री भी पार्ट है। थैंक यू सो मच सर, हमको वक्त देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।